हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। हम लोगों का पहला चैप्टर मोशन चल रहा था और उसमें हमें टॉपिक कवर करना है एक समान वृत्तीय गति का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। ठीक, तो जैसा कि नाम दिया गया है एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाएगा, क्योंकि वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। और एक समान का मतलब है कि उसकी जो चाल होगी वो हमेशा एक जैसी ही बनी रहेगी। तो इसका मतलब वो एक समान वृत्तीय गति है। आपने देखा होगा कि यदि कोई धावक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो दौड़ना स्टार्ट करेगा तो उस समय उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, परंतु फिर अंत में वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसका मतलब पूरे सर्कल में जब वो गति कर रहा था तो उसकी स्पीड एक जैसी नहीं थी, कहीं पर अधिक थी, फिर उसके बाद कम थी, फिर उसके बाद और कम और कम। तो ऐसी गति के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। एक समान वृत्तीय गति का मतलब है कि वस्तु वृत्ताकार पथ पर ही गति करेगी, परंतु उसका जो वेग है या उसकी चाल है वो सदैव एक समान बनी रहे। तो इस प्रकार की चाल को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि इसके उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में आप ले सकते हैं घड़ी की सुई। जैसे घड़ी की जो सुई होती है वो भी वृत्ताकार पथ पर ही गति करती है, परंतु उसकी जो चाल है वो क्या है, एक समान है। ठीक, अगर चाल घटती या बढ़ती तो समय आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण ले सकते हैं पंखे का। ठीक, कि जो पंखा होता है वो भी वृत्ताकार पथ पर गति करता रहता है और उसके पंख एक समान रूप से चलते रहते हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं कोई आगे कोई पीछे है। और उसके बाद यदि आप उदाहरण लेना चाहें तो उपग्रह। उपग्रह का मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट। ठीक, सैटेलाइट का नाम तो आपने सुना होगा ना, उपग्रह भेजा जाता है पृथ्वी से। ठीक, इस तरह का होता है दिखने में। वो पृथ्वी पर क्या करता रहता है, नज़र बनाए रखता है, जो हमें सूचना देता रहता है देख करके कि मौसम कैसा होने वाला है। ठीक, अंतरिक्ष के अगल बगल उल्कापिंड वगैरह को देखता रहेगा। और उसके बाद या तो हो सकता है उपग्रह का प्रयोग हम किसी देश पर निगरानी करने के लिए भी करते हैं। तो उपग्रह जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में गति करता है और एक समान चाल से गति करता है। ठीक, तो ये उदाहरण हो गया। और जैसे पृथ्वी और चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा होता है वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी और चंद्रमा का जो पथ है, जो चंद्रमा का पथ है वो पृथ्वी के प्रति वृत्ताकार है, इसलिए इसकी गति को इसके सापेक्ष एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक समान वृत्ताकार गति समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है विस्थापन तथा समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है? आप जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक, कि यदि आप विस्थापन और समय का जब भी प्रयोग करेंगे तो उससे आप वस्तु के वेग के बारे में जान सकते हैं। तो यदि आपको विस्थापन और समय का ग्राफ दिया जाए तो ये भी साधारण तौर से समझे जाने वाली बात है कि जो आपको ग्राफ मिलेगा वो किसी वस्तु के वेग का ग्राफ मिलेगा। तो अब हमें समझना है कि कौन कौन सी कंडीशन में कैसा कैसा ग्राफ बनता है, उसी चीज़ को हमें डिटेल में समझना है। ठीक, तो वस्तु कितने वेग के प्रकार आपको बताए थे, या तो एक समान वेग हो सकता है या तो असमान वेग हो सकता है। पहली कंडीशन में देखिए एक समान वेग। ठीक, एक समान वेग कि वस्तु यदि एक समान वेग से चल रही है तो उस समय ग्राफ कैसा बनता है। तो यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ये देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष हो गया। ठीक, एक्स अक्ष पर हमेशा समय को दर्शाया जाता है और वाई अक्ष पर विस्थापन को। ठीक, और यदि कोई रेखा 45 डिग्री के कोण से होते हुए जा रही है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो डिनोट कर रहा है एक समान वृत्तीय गति को, यूनिफॉर्म
वेलोसिटी को। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा है असमान वेग। असमान वेग का मतलब उसका वेग एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं का मतलब या तो वो अपने वेग को बढ़ाते जा रहा है या तो वेग को घटाते जा रहा है, हमेशा एक ही पर रुका नहीं है। ठीक, तो किस कंडीशन में कैसा ग्राफ बनेगा, तो इसके दो तरीके से ग्राफ बनते हैं। ठीक, एक तो कुछ यूँ बनेगा। ठीक, आप जानते हैं इस पर टी है, विस्थापन को मान लेते हैं डी से प्रदर्शित करें और इस पर हो जाएगा आपका डी, ये वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। ठीक, तो यदि ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिले कि ग्राफ नीचे की ओर क्या हो रहा हो, झुक रहा हो, जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये दर्शाएगा घटता हुआ वेग, घटते हुए वेग को दर्शाएगा। यदि ग्राफ कुछ यूं बने, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष, इस पे टाइम है, इस पे डिस्प्लेसमेंट है, और ग्राफ को बनाया जाए कुछ यूं। ठीक, कि अब ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कहने का मतलब समय के साथ साथ विस्थापन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा बढ़ता हुआ वेग। ठीक, तो तीन स्थितियां आपने समझ ली। यदि ग्राफ बना है 45 डिग्री के एंगल पे तो एक समान वेग, यदि ग्राफ नीचे की ओर झुक रहा है तो घटता हुआ वेग, ग्राफ ऊपर की ओर उठ रहा है तो बढ़ता हुआ वेग। और एक और कंडीशन पूछता है विरामावस्था, विरामावस्था। ठीक, तो जब वो वस्तु विरामावस्था में होती है तो उस समय ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। ठीक, ये एक्स अक्ष आपका, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु हो गया, इस पर आपने टी को प्रदर्शित कर दिया, इस पर आपने टी को प्रदर्शित कर दिया। कहने का मतलब है, इधर देखिए कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, यानी समय, आप कुछ भी मान लीजिए कि समय देख रहे हैं, यहाँ पर मिलाएंगे, इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो समय यहाँ पर है मगर वस्तु यहीं पर है। इसमें देखिए समय अब यहाँ पर आ गया मगर वस्तु वहीं पर है। इस पॉइंट को देखिए, समय इतना आ गया मगर ये वस्तु यहीं पर है। मतलब समय बदल रहा है मगर वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, अर्थात जिस बिंदु पर है उसी बिंदु पर है। तो आपको बताया गया था यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति को न बदले तो वह वस्तु होती विरामावस्था में, अर्थात ये जो ग्राफ बनाया गया है ये विरामावस्था का ग्राफ है। ठीक, तो आपके पहले चैप्टर में जितने टॉपिक थे वो लगभग कवर हो गए हैं। आज हमें न्यूमेरिकल्स यानी जो आंकिक प्रश्न हैं उसे हल करने हैं, तो आपके चैप्टर से कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं। ठीक, आइए। तो ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्लास 9th जो हिंदी मीडियम में अरिहंत की पुस्तक अधिक चलती है, इसलिए ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये अरिहंत की किताब से लिए गए हैं, आंकिक प्रश्न। ठीक, आइए आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। तो यदि यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा जाएगा तो टाइम अधिक वेस्ट होगा, तो जिन लोगों के पास अरिहंत की किताबें हों वो बुक से क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक, या तो जिन लोगों के पास किताबें ना हों इस लेक्चर को थोड़ा स्लो करके स्पीड को क्वेश्चंस खुद से नोट करें और उसके बाद खुद से पहले हल करने का प्रयास करें। जब हल ना हो तो आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न दिया गया है, किसी यात्रा में शुरू होने पर कार का ओडोमीटर 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है तथा यात्रा समाप्त होने पर 244 किलोमीटर। देखिए आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर बताता है वस्तु के अंदर, आपने बाइक देखा होगा या कार देखा होगा तो उसके अंदर एक मीटर लगा होता है जो आपकी दूरी को भी दिखाएगा कि आपने कितनी दूरी तय की, और स्पीडोमीटर आपको दिखाता है कि कितनी उसकी स्पीड है। तो ओडोमीटर दिखा रहा है कि आपने कितनी दूरी तय की। तो कहा है कि जब यात्रा स्टार्ट हुई तो मान लेते एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, कि पहले से कार तो कुछ न कुछ चली ही होगी। तो जब ये थी यहाँ पर तो उस समय उसका ओडोमीटर बता रहा था 2000 किलोमीटर।
कि गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी है पहले से ही। कहा गया जब यात्रा समाप्त होती है तो उसके ओडोमीटर में 2400 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक, प्रदर्शित कर रहा है। तो इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे समय लगा है 8 घंटे, 8 आवर्स, ठीक। तो पूछा गया कि कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, ठीक। आपको निकालनी है चाल, ठीक। पहले किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। तो आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी कैसे पता चलेगी? पहले ओडोमीटर दिखा रहा था 2000, अब दिखा रहा है 2400। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे तो वही निकल जाएगी आपकी दूरी, ठीक। तो मतलब पहले 2000 था, अब 2400 हो गया है, तो इसका मतलब 2400 माइनस 2000, और समय कितना लगा? 8 घंटे। तो ये हो जाएगा 400 बटे 8, तो 8 पाँचे 40, जीरो। तो उत्तर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो उत्तर वो आपसे पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में भी बताइए और मीटर प्रति सेकंड में भी बताइए। तो मीटर प्रति सेकंड में यदि बदलना होता है, यदि कोई चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको गुणा करना होगा 5/18 से, ठीक। आपको गुणा करना होगा 5/18 से। तो 5/18 से डायरेक्ट इतना याद रखिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18, और यदि मीटर प्रति सेकंड दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 का गुणा करेंगे, ठीक। तो ये हो गया 5 पाँचे 25, 250/18, 18 से भाग कर लीजिए, ठीक। 18 एकम 18, ठीक। बचा कितना? 5 2 7, जीरो। 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 18 तियाँ 54, ठीक। यहाँ पर हो गया 10 में से 4 जाएगा 6 और 1, दशमलव बढ़ेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। 16/, ठीक। 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 14, ठीक, 144, ठीक। उससे अधिक नहीं जा पाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 13.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो ये पहले क्वेश्चंस का आपका उत्तर हो गया कि एक यात्रा प्रारंभ होती है, यात्रा के दौरान ओडोमीटर पहले बताता है 2000 किलोमीटर, लास्ट में 2400 किलोमीटर, यानी बीच की दूरी है 400 किलोमीटर। समय लगा 8 घंटे, 8 घंटे से आपने भाग किया, निकल गई कि आपकी चाल निकल गई, ठीक। और उसके पश्चात इसको यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से आपने गुणा किया और आपको उत्तर मिल गया, ठीक। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग, ठीक। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, समझिए, और जैसे यहाँ पर हल किया जा रहा है डायग्राम बनाकर, आप भी कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न में जो जो चीज़ें दी जाती हैं उसको पहले से ही लिख लें। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हल करने का यही सबसे साधारण तरीका होता है कि जो जो चीज़ें ज्ञात हो उसको सबसे पहले लिख लीजिए, और जो चीज़ ज्ञात करनी हो उसे आप फिर बाद में निकालिए। तो क्वेश्चंस दिया गया है कि एक बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग, तो एक पॉइंट है ए और ये बी, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 150 किलोमीटर, ठीक। तो कहा गया है कि पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। टोटल 150 है। कहा गया कि पहले 30 किलोमीटर की दूरी वो किस चाल से चल रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक। ऊपर लिख दिया गया चाल, नीचे लिख दिया गया दूरी। फिर कहा गया है एक समान चाल से तय करता है। शेष 120 किलोमीटर मार्ग को
वह किस चाल से तय करे कि औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। ठीक, तो देखिए अगर 30 ये हो गया तो बचा कितना, 120 किलोमीटर। कहा गया है कि किस चाल से तय करे। ठीक, तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही आपको ग्राफ बनाते जाना है। यही पूछा है तो आप यहीं पर मान लेंगे x कि किस चाल से चले, तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। कहा गया जिससे उसका औसत वेग 50 किलोमीटर हो जाए। तो आपको दिया गया है औसत चाल, दिया गया है वेग नहीं। ठीक, औसत चाल हो जाए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। और आप ये भी जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, तो यहाँ पर दो अलग अलग चाल से दूरियां तय की गई हैं, तो दो अलग अलग समय मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं पॉइंट सी है, ए से सी तक जाने में कुछ समय लगा होगा और सी से बी तक जाने में कुछ समय लगा होगा। तो पहले निकालते हैं ए से सी तक, ए से सी तक का समय। तो समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो ए से सी के बीच की दूरी कितनी है, 30, और चाल कितनी है, वो भी 30। तो उत्तर आ गया 1 घंटा। ठीक, कि ए से सी तक जाने में उसे कितना समय लगा, 1 घंटा लगा। अब सी से वो बी तक भी गया है, तो अब वो निकालिए, सी से बी तक का समय। ठीक, सी से बी तक जा रहा है, तो सबसे पहले दूरी सी से बी के बीच की दूरी कितनी है, 120। चाल कितनी है, x, ये हो जाएगा घंटा। ठीक, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे लिखते जाइए। ए से सी तक जाने में 1 घंटा, सी से बी तक जाने में 120 बटे x घंटा। और औसत चाल बताया गया है। अब देखिए, अब आप आएंगे औसत चाल के फार्मूले पर। तो दिया है औसत चाल कितनी है, 50 है। कुल दूरी कितनी है, ए से बी तक की कुल दूरी है 150, तो आपने लिख दिया 150 बटे कुल समय। समय कितना लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल समय आप देखेंगे तो ये समय लगा है 1 घंटा और प्लस 120 बटे x घंटा। ठीक, ऐसे। अब देखिए ये हो गया 50 बराबर 150 बटे, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हो गया 1 प्लस 120 बटे x। ठीक, आपने ये पढ़ा कि जो बटे के बटे होता है वो चला जाता है ऊपर में। तो ये हो गया 50 बराबर 150x बटे x प्लस 120। अब इसके बटे 1 मान सकते हैं, अब तिर्यक गुणा कर लीजिए। ठीक, तो हो गया 50 इंटू एक्स प्लस 120 बराबर 150x। तो देखिए x प्लस 120 बराबर 150x बटे 50। 50 का गुणा था, इधर जाकर भाग हो गया, 0 से 0 कर जाएगा, 5 × 15। ठीक, तो हो गया 3x, x प्लस 120 बराबर 3x। ठीक, अब देखिए तो ये x प्लस है, उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 120। तो x बराबर 2 का गुणा है, भाग हो जाएगा, तो हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 120 किलोमीटर की दूरी जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तब उसकी औसत दूरी जो होगी वो 150 किलोमीटर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो जिस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप हल किया गया है उसी तरह आपको भी ये प्रोसेस दोहराना है और समझना है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
नहीं। अब इससे आगे जाएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आज के लिए केवल इतना ही। शेष जितने क्वेश्चंस बचे हैं 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चंस और बचे हैं आंकिक प्रश्न के, उसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जो चीज़ें ना समझ में आए उसे कमेंट किया कीजिए, ठीक। और वीडियो कैसा लगा इसे भी आप कमेंट में बताइए, जो कमियां रह जाती हैं उसे भी आप कमेंट में कहिए, ठीक। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।